तिरंगा थाम दिल्ली कूच से पहले ही मौलाना तौकीर रजा को उनके घर में 72 घंटे के लिए किया गया नजरबंद। हालांकि 23 घंटे बाद ही प्रशासन ने रजा से पाबंदियां हटा ली। इससे पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई। तौकीर रजा के मुताबिक वो तिरंगा यात्रा निकालना चाहते थे। अब पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से उन्हें रोक दिया। आईएमसी प्रमुख ने आरोप लगाया कि बेईमानी और नफरत फैलाने वालों को सहयोग किया जाता है, जबकि देश जोड़ने वालों को गैर कानूनी तरीके से रोका जाता है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि वो कानून का सम्मान करते हैं। प्रशासन की हालिया नजरबंदी के बावजूद वो आगे तिरंगा यात्रा निकालेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन जरूर सौंपेंगे। बता दें कि हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगों पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए दिल्ली कूच से पहले मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया है। सीएम के आदेश पर बरेली में इनके घर के बाहर भारी भरकम फोर्स भी लगा दी गई थी और अब भी तौकीर रजा कह रहे हैं कि वो जरूर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और देश में जो माहौल है उसको लेकर आवाज बुलंद करेंगे। तिरंगा थाम दिल्ली कूच से पहले ही मौलाना तौकीर रजा को हालांकि उनके घर में 72 घंटों के लिए नजरबंद कर दिया गया। और दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता से आज फिर होगी ईडी की पूछताछ। एजेंसी 11 बजे कविता को पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन जारी करेगी और कर चुकी है। बता दें कि ईडी पूछताछ के विरोध में के कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन उन्हें अदालत से झटका लगा। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने इससे पहले 11 मार्च को कविता से 9 घंटे की पूछताछ की थी। कविता ने इस मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। कविता ने कहा था कि जो भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलता है उनको केंद्रीय जांच एजेंसी परेशान करने लग जाती हैं। ये गलत है, सभी को सवाल करने का अधिकार है। ईडी का आरोप है कि कविता एक साउथ ग्रुप के शराब कार्टेल से जुड़ी हुई थी, जिसने दिल्ली के बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। फरवरी में सीबीआई ने कविता के पूर्व सीए गौरतला को गिरफ्तार किया था। ईडी का दावा है कि गुची बाबू कविता का अकाउंट संभाला करता था। इस मामले में ईडी कविता से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। वो इसी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का सामना कर रहे अरुण रामचंद्र पिल्लई की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। बता दें कि पिल्लई की आज ईडी रिमांड खत्म हो रही है। इसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट आज ही आरोपी राघव मंगुटा की जमानत याचिका और अमित अरोड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर भी सुनवाई करेगा। उत्तराखंड को बने भले ही 22 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन आज भी राज्य के कई हिस्से सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए। सड़कों की मांग को लेकर लगातार प्रशासन को अवगत कराया जाता है, लेकिन प्रशासन मांगों को अनदेखा कर देता है। ऐसा ही एक मामला बागेश्वर जिले का है, जहां पर प्रशासन की बेरुखी से क्षुब्ध होकर प्रकाश गोस्वामी ने अपने गांव की सड़क खुद ही बना डाली। प्रकाश ने कदम तब उठाया जब बार बार शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी उनकी मांगों को अनदेखा कर दिया गया। जब सिस्टम ने उनकी नहीं सुनी तो पहले तो वो निराश हुए, परंतु कुछ ही समय बाद उन्होंने खुद ही गांव तक सड़क बनाने का दृढ़ संकल्प ले लिया, जिसके बाद प्रतिदिन 5 घंटे श्रमदान कर वो अपने गांव तक सड़क पहुंचाने में कामयाब रहे। इस कार्य में उन्हें 1 साल का वक्त लगा। वहीं जिलाधिकारी ने इस मामले में कहा कि उन्होंने एसडीएम और वन विभाग की संयुक्त टीम उक्त स्थान का स्थल निरीक्षण के लिए रिपोर्ट जारी करने के लिए भेजी। प्रकाश गोस्वामी ने खुद ही सड़क बना डाली, कड़ी मेहनत से सिस्टम को आईना दिखाया और 1 साल लगा, लेकिन अपने गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ दिया। 5 घंटे का श्रमदान और आखिरकार 1 साल में मिली कामयाबी। अमृतसर में G20 सम्मेलन की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। खालसा कॉलेज और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अलग अलग कार्यक्रम के तहत सेशन हुए। साथ ही सुरक्षा लेकर भी एजेंसीज अलर्ट हैं। अमृतसर में चल रहे G20 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। खालसा कॉलेज में मेहमानों के सामने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। G20 के देशों के अलग अलग झंडे भी लगाए गए। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हुई नई खोजों पर विचार किया जा रहा है। वहीं खालिस्तान समर्थकों की धमकियों को देखते हुए G20 सम्मेलन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। पुलिस ने हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एक विशेष घेरा और तलाशी अभियान चलाया है। इसके साथ ही विदेश में रहने वाले गैंगस्टर्स और उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। डेलीगेट्स को 17 मार्च को स्वर्ण मंदिर परिसर सहित विभिन्न स्थानों का दौरा करने की भी उम्मीद है। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की जा रही हैं। अमृतसर में G20 सम्मेलन का आगाज हो चुका है। खालिस्तानियों की धमकियों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। G20 की सुरक्षा के तहत तमाम जो फोर्सेज है वहां पर तैनात की गई हैं। अमृतसर में यहाँ पर दुनिया में जो शान है वो दिखाई जा रही है, प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है और शिक्षा की बात के साथ साथ पंजाब की बात भी हो रही है, पंजाब के विकास की बात हो रही है। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के सामने नई टेंशन खड़ी हो गई। यहाँ किसान सरकार के खिलाफ लामबंद है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनी कर रहे हैं। नासिक से किसानों की भीड़ ने शिंदे सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के किसान अपनी समस्या लेकर मुंबई की ओर पैदल जा रहे हैं। प्रदर्शन करने वाले किसानों की संख्या 15 से 20 हजार है।
इस मार्च में ज्यादातर वो किसान शामिल हैं जिनकी फसल के दाम अच्छे नहीं मिल पा रहे या फिर बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है। किसानों के डेलीगेशन ने 14 सूत्री मांगों को लेकर सीएम शिंदे से मुलाकात की। इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार ने जल्दी समाधान का आश्वासन दिया। किसानों ने सरकार से प्याज उत्पादकों को 600 रुपए प्रति क्विंटल की तत्काल वित्तीय राहत, 12 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और कृषि ऋण में माफी की मांग की है। इसके अलावा किसानों ने सोयाबीन, कपास और अरहर की कीमतों में गिरावट को रोकने और बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जो किसान हैं उनको तत्काल राहत देने के लिए कदम उठाने के लिए बात कही है। किसानों की सरकार से 14 सूत्रीय मांग है। अगर इन पर सहमति बन जाती है तो किसानों का एक कूच थम सकता है, वरना दिल्ली की तरफ ये किसान 15 से 20 हजार की तादाद में कूच कर चुके हैं। योगी सरकार ने नीलगाय और सांड के हमलों को राज्य आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया है। गौरतलब है कि प्रदेश में छुट्टा पशुओं में नीलगाय और सांड के हमले या टक्कर की घटनाएं होने पर ही मुआवजा मिलेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएं। निर्देश के मुताबिक 60% से ज्यादा अपंग होने पर 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा, जबकि 40 से 60% तक अपंग होने पर 74,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। एक हफ्ते से ज्यादा अवधि तक अस्पताल में भर्ती होने पर 16,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। यानी छुट्टा पशुओं से अगर किसी को चोट लगती है, अगर वो अपंग हो जाते हैं तो सरकार उन्हें राहत देगी। छुट्टा पशुओं से निपटने के लिए सरकार ने इंतजाम करने के लिए भी कहा है। 60% अपंगता पर 2.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जबकि 40% अपंगता पर 74,000 रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाएगा। छुट्टा सांड और ये छुट्टा पशु एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कभी फसल को खराब करते हैं तो कभी लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं, और ऐसे में इन्हीं से निजात पाने के लिए एक तरफ जब सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि इनका उचित इंतजाम किया जाए, दूसरी तरफ अगर इनके हमलों से कोई अपंग होता है तो उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और वहीं सतीश कौशिक के मौत मामले में पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। इस केस में विकास मालू से पुलिस ने 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की और पुलिस ने विकास मालू को पूछताछ के लिए कापसहेड़ा थाने में बुलाया था। इस दौरान पुलिस ने होली के दिन हुई पार्टी को लेकर पूरी जानकारी मांगी। पुलिस इस बात तक की जांच करे कि कौशिक ने क्या खाया था, कौन सी ड्रिंक पी थी और पार्टी में कितने गेस्ट थे। विकास मालू से सबसे अहम बात यह पूछी गई कि सानवी के 15 करोड़ रुपए के लेन देन के आरोप में कितनी सच्चाई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक विकास मालू ने तमाम आरोपों को नकार दिया। पैसों के लेन देन पर सतीश कौशिक की हत्या का आरोप लगाने वाली सानवी से भी पुलिस ने पूछताछ की है। सानवी ने इस दौरान सतीश कौशिक की मौत से जुड़ी कुछ वीडियो क्लिप भी पुलिस को दी है। साथ ही कुछ दस्तावेज जांच टीमों को सौंपे हैं। माना यह जा रहा है कि इस केस में पुलिस सतीश कौशिक के घर वालों से भी पूछताछ कर सकती है। सामान्य मौत है या हत्या, ये कब बेपर्दा होगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पार्टी पैसा और क्या ये मौत की साजिश थी, क्योंकि खुद विकास मालू के पति सानवी मालू ने यह आरोप लगाए हैं कि सतीश कौशिक की जो मौत है वो 15 करोड़ के लेन देन के कारण हुई है। बल्कि वो ये कहती है कि ये मौत नहीं, मामला हत्या का है, क्योंकि 2022 में ही जब सतीश कौशिक दुबई वाले घर में उनके पास पहुंचे थे, तब लड़ाई के बाद विकास मालू ने उनसे ये बातें कही थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पंजाबी गायक बब्बू मान की एसआईटी के सामने पेशी हुई। उनसे कई घंटों तक सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान बब्बू मान ने मूसेवाला मर्डर केस में अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया। दरअसल पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख बम्बिहा ग्रुप के निशाने पर है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने के लिए बम्बिहा ग्रुप पंजाबी सिंगर बब्बू मान और मनकीरत औलख की हत्या ग्रुप करना चाहता है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह और उनकी टीम ने बम्बिहा गैंग के 4 गुर्गों को काबू किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम मन्नू, अमन कुमार, संजीव कुमार और कमलदीप हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। चंडीगढ़ ऑपरेशन सेल की टीम के सामने बम्बिहा ग्रुप के सदस्यों ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बब्बू मान और मनकीरत औलख को मारने की प्लानिंग लगातार जारी थी। बम्बिहा ग्रुप के 4 बदमाश अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो हत्या की साजिश ये लोग कर रहे थे उसे विफल करने के लिए ये कार्रवाई की गई है और बम्बिहा ग्रुप के 4 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। मनकीरत औलख और बब्बू मान को मारने की ये लोग साजिश कर रहे थे और इन्हीं की ये प्लानिंग लगातार जारी थी। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खालिस्तान समर्थकों ने इंडियन कॉन्सुलेट के मेन गेट को जबरदस्ती ब्लॉक कर दिया। खालिस्तानी झंडे, पोस्टर, बैनर लेकर यहां पर पहुंचे। उन्होंने कॉन्सुलेट में प्रवेश कर रहे लोगों को अंदर नहीं आने दिया। इसकी वजह से कॉन्सुलेट में काम नहीं हो पाया। इस दौरान में खालिस्तानियों ने दूतावास के सामने खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदू विरोधी नारे भी लगाए। बता दें कि पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भारत दौरे पर आए थे। उन्होंने पीएम मोदी को भरोसा दिलाया था कि मंदिरों और भारतीयों पर हमलों के मामले में खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। दरअसल एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के सामने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर हमले को लेकर भी चिंता जताई थी, जिस पर अल्बनीज ने आश्वासन दिया था कि
हालांकि अल्बनीज के इस बयान के कुछ ही दिन बाद खालिस्तानी के उत्पात की खबर सामने आई है। वहीं साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी समर्थकों ने भारत विरोधी नारे लिखे थे। ऐसे में अब भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को जबरन बंद कराने की घटना भी सामने आई है। इंडियन कॉन्सुलेट का गेट ब्लॉक कर दिया गया और यहां पर इस कारण से कामकाज नहीं हो पाया। एक तरफ यहां पर एंथनी अल्बनीज का वादा और दूसरी तरफ कॉन्सुलेट ऑफ इंडिया के बाहर ये नारेबाजी। इन दिनों सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो नॉर्वे के डांस